आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास पहला टॉपिक है दैट इज कॉस्ट क्वांटिफायर। अब ये आपकी बुक का एक छोटा सा क्वेश्चन है, होपफुली कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आपके पास एमसीक्यूज का किसी ना किसी हवाले से पार्ट बन जाए। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग तो हम इसको बहुत कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ टॉपिक आप इसको देख लें। ठीक है, इसकी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इसको, ये क्या चीज़ होती है। कॉस्ट क्वांटिफायर ये बेसिकली एक वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल अगर हम लिखें तो फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं इंट ए, सही है। सो मेमोरी में हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया एंड दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इंट ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। अब रैम के अंदर क्या हुआ कि आपके पास एक स्पेस बनी, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप की, और वो मेमोरी में कितने बाइट्स ले रहा है, 2 ले रहा है या 4 ले रहा है। ठीक, अब उसके बाद जो इसकी नेम है वो हमारे पास a है और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है 3 इन दिस केस। अब आप देखें कि a की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वेरिएबल की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इसी वजह से हम उसको वेरिएबल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और दिस इज अ वेरिएबल तो इट कैन बी वेरीज। ठीक है, और ये हमेशा कौन सी वैल्यू को स्टोर करवा सकता है वो हमें डाटा टाइप बताता है। अब कॉन्स्ट क्वांटिफायर के केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट क्वांटिफायर एक ऐसा वेरिएबल होता है अगर उसकी शुरू में, अब यहाँ पर इस केस में अगर हम यहाँ पर लिख दें कॉन्स्ट एंड a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो ये आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज a, ये अब आपके पास क्या चीज बन गई है, कांस्टेंट। अब थ्रू आउट द जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपकी बुक में डिफाइन कराए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स पे बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। अब जनरल फॉर्म में सबसे पहले हम लोग कौन से लिखेंगे, ये स्मॉल में लिखेंगे क्योंकि कीवर्ड है, और कीवर्ड यूजुअली जो है वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, ठीक है, और वेरिएबल नेम के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। अच्छा, इसके कुछ रूल्स जो हैं वो आप थोड़े से ज़हन में बिठा लें कि अगर हम इस तरह का करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स सपोज कॉन्स्ट स्मॉल इंट एवरेज इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें एग्जांपल आ गई। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये यूजुअली ये वाली जो चीज़ है ये हमेशा इस केस में, कॉन्स्ट क्वांटिफायर के केस में हमारे पास कैपिटल लेटर्स में यानी कि अपर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है जी, अपर केस लेटर्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ लिखी जाती है। नॉर्मल केस के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्मल केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंट a इज इक्वल्स टू 3, इस तरह से लिखते हैं। एक और बात जो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप इनिशियलाइजेशन ही करवाएंगे, यहाँ पर आप लोग डिक्लेरेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू एक दफ़ा प्रोग्राम को दे दी है, अब इस एवीजी की वैल्यू आप पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेमोरी स्पेस है इंट avg और इसके अंदर वैल्यू पड़ी है 26। अब ये 26 बेसिकली, अब ये वेरिएबल जो है वो वेरिएबल नहीं रहा। ठीक है, ये वेरिएबल जो है वो वेरिएबल कांस्टेंट बन गया। ठीक है, यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम अब ये 26 जो वैल्यू एवरेज को हमने असाइन की है एवीजी को, ये चेंज नहीं हो सकती। ये इसकी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है दैट इज कि ये जो है वो एवीजी जो है वो हमेशा आपके पास अपर केस लेटर में लिखा जाएगा जब आप उसको कॉन्स्ट क्वांटिफायर, लेकिन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आपको ये बताने के लिए कि कॉन्स्ट क्वांटिफायर है, आप इसको यूजुअली जो है वो अपर केस लेटर के अंदर लिखते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है कॉन्स्ट क्वांटिफायर का, इसको दोबारा से देख लें एक दफ़ा। कॉन्स्ट क्वांटिफायर हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि हमारे पास वेरिएबल नहीं रहता, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बन जाती है, और वेरिएबल जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम अब आप उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। यूजुअली जो है वो अपर केस लेटर के अंदर लिखा जाता है, और जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, सिर्फ उससे पहले आप लोगों ने एक कीवर्ड लिखना है कॉन्स्ट, तो ये आपके पास कॉन्स्ट क्वांटिफायर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट को थोड़ा सा देखते हैं कि सी आउट बेसिकली है क्या। जब हम लिखते हैं सी आउट, इसका मतलब ये है कि
कोई C++ का प्रोग्राम है और वो आउटपुट करवाना चाह रहा है, किसके ऊपर? कंसोल के ऊपर। तो हम इसको पढ़ेंगे कंसोल आउटपुट, ठीक है। और ये क्या नाम है, इसके साथ हम ये कहते हैं कि इट इज फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि ये आपके पास जो आपके पास मॉनिटर स्क्रीन है उसके ऊपर कोई ना कोई चीज इंसर्ट करवा रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर मॉनिटर, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर कंसोल, और इसके ऊपर आपने कुछ शो करना है, कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप लोगों ने डिस्प्ले करवानी है, तो हम लोग जो है वो कंसोल आउटपुट का सहारा लेंगे, ठीक है। कि आप यूजुअली जो है वो इंसर्ट करवा रहे होते हो कोई मैसेज, ठीक है। कहाँ से आएगा वो? सी आउट से, ठीक है। तो ये आपके पास जो है दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है जी। और ये इस तरह से लिखा जाता है। अब आते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर कि बेसिकली इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। अच्छा जी, सिंटैक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास लिखा जाता है कीवर्ड, ठीक है। अगेन ये कीवर्ड है, ठीक है। इसको आप वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे सी आउट एंड देन दिस थिंग, दिस दो एंगल ब्रैकेट्स हैं, इकट्ठी जो है वो टाइप की जाती हैं, और इसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, यानी कि इंसर्ट करवाना। कहाँ पर इंसर्ट करवाना? मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हमारे पास पहली फॉर्म है, ठीक है, यानी कि पहली सिंटैक्स की टाइप है। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ सकती हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या चीजें होती हैं। स्ट्रिंग वो वाले कांस्टेंट होते हैं जिसको हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। वो कोई सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ जो है वो कैरेक्टर्स या लेटर्स और पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। ये इसकी पहली फॉर्म है, ठीक। दूसरी फॉर्म इसकी कौन सी है? यानी कि सिंटैक्स की दूसरी टाइप आपके पास क्या है कि आपके पास सी आउट लिखा जा सकता है वेरिएबल के लिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स को भी आगे हम देखते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा सी आउट, उसके बाद हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हम लोगों ने लिखा वेरिएबल, ठीक है जी। अब वेरिएबल के साथ मैंने ये डबल कोट्स नहीं लगाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई वेरिएबल, अगर आप इसके साथ डबल कोट्स लगाएंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। उसकी एग्जांपल्स को अभी हम देखते हैं। तीसरे नंबर पे कि हमारे पास अगर स्ट्रिंग्स और कांस्टेंट किसी भी एक स्टेटमेंट के अंदर कॉम्बिनेशन आ जाए, उनका इकट्ठे आ जाए, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल सी आउट स्ट्रिंग्स आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग्स के बाद आपके पास यहाँ पर कोई वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से फिर स्विच करेंगे दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डालेंगे इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद वेरिएबल, ठीक है। एंड इफ यू वांटेड टू ऐड अनदर स्ट्रिंग और वेरिएबल, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास सेकंड वेरिएबल चाहिए, तो आप देन इसी तरह से वेरिएबल एंड देन इसी तरह से दोबारा, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स का ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग्स हमेशा आपके पास डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। मैं इसकी जनरल फॉर्म ही रहने देता हूँ और इसकी एग्जांपल पे आते हैं कि इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो कैसे हो सकती हैं। अब इनकी एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। अब पहले केस को अगर लें, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर एग्जांपल जो है वो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। ये मैंने एक सिंटैक्स लिखा है, ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर है आपका। इसके अंदर मैं सी आउट को यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ सी आउट हेलो पाकिस्तान, ठीक है जी। अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी, यानी कि जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो आपके पास ब्लैक स्क्रीन आई, उसके ऊपर इसने क्या शो करवा दिया? हेलो पाकिस्तान। अब अगर आप इसमें देखें तो इसने एज इट इज प्रिंट करवाया, ठीक है। इसने हमारे पास कोई जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने ना लिखी हो और उसने यहाँ पर प्रिंट ना कराई हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है एज इट इज यहाँ पर लिखेगा। अगर आपने यहाँ पर स्मॉल लिखा है तो वो भी स्मॉल लिखेगा, अगर यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है तो वो भी हमारे पास कैपिटल डिस्प्ले होगा। स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास एज इट इज जो है वो प्रिंट होती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आती है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं बड़े डिटेल में कि वो क्या चीज है, किस तरह से काम करता है। लेकिन उससे पहले ये है कि स्ट्रिंग्स के अंदर यानी कि डबल कोट्स के अंदर आप लोग एस्केप सीक्वेंस को छोड़ के बाकी जो स्ट्रिंग लिखी हुई है एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस को भी हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज है, ठीक। ये इसका पहला पार्ट हो गया, ठीक। अब अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ आए, लेट्स सपोज अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक छोटा सा वेरिएबल लिया यहाँ पर int a is equals to 3, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और हम जस्ट क्या करना चाह रहे हैं? सी आउट a, ठीक। अब आपके पास क्या चीज आएगी? अब देखें, अब आपके पास दिस इज योर आउटपुट,
और यहाँ पर आपके पास आएगा 3 इंस्टेड ऑफ दिस थिंग ए, ठीक है, क्योंकि ये डबल कोट्स में नहीं है तो कंपाइलर ने इसको रिकग्नाइज किया, ठीक है, कि ये आपके पास जो है वो इंसर्ट करवा रहा है। इंसर्ट क्या करवा रहा है? किसी वेरिएबल की वैल्यू, और वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या है मेमोरी के अंदर? 3। सो आपके पास यहाँ पर 3 जो है वो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि वो गलती क्या करते हैं, वो गलती यहाँ पर ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो 3 लिख देते हैं, ठीक, लेट सपोज कि वो यहाँ पर लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, सॉरी इंट a, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अब अगर आप लोगों ने डिक्लेरेशन करवाई है और आपने ये लिख दिया तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? तो देखें यहाँ पर कंपाइलर जो आपका ओल्डर वर्जन है, ठीक है, वो आपको जो वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज गार्बेज। अब गार्बेज वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई घर लिया, ठीक है, कोई घर खरीदा तो उसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ कोई पड़ा होगा। लेट्स सपोज आप किसी होटल में गए, वहां पर आपने कमरा बुक किया तो उस कमरे के अंदर पहले से कोई ना कोई कुछ चीजें जो है वो फालतू पड़ी हुई होंगी, ठीक है, जो आपके किसी काम की नहीं होंगी। इसी तरह हमारे पास रैम के अंदर, दिस इज योर रैम, अगर हम देखें तो दिस इज योर रैम, और रैम के अंदर जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो छोटे छोटे सेल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी अपनी वैल्यू जो है जब हमने ये इंट ए लिखा तो हमें इसमें से कोई ना कोई ब्लॉक जो है वो कंप्यूटर रैम के अंदर हमें असाइन कर देता है। लेकिन ये जो रैम हमें ब्लॉक असाइन करता है, ठीक है, इसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी होगी। तो ओल्डर वर्जन क्या करते थे कि आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी जगह कोई गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देते थे, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, वो 34 भी हो सकती है, वो 28 भी हो सकती है, वो 91 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट कि अगर आप डेफ C++ या फिर आप लोग कोड ब्लॉक के लेटेस्ट वर्जन को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या करेगा ये कि वो इसको इनिशियलाइज करवा देगा 0 से। अब जब उसने इसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 तो एवरी टाइम व्हेन यू डू दिस तो आपके पास आउटपुट में हमेशा 0 आएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैं वापस जाता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर हमारे पास 3 ही आएगा। अब इसकी ऊपर चाहते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकती है कि स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसको किस तरह से प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है जी, और यहां पर मैंने ए लिख दिया। अब यहां से लेके यहां तक एज इट इज प्रिंट हो रहा है और यहां पर हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो रही है। यानी कि जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास इसने डिस्प्ले करवाया द वैल्यू ऑफ ए इज। अब दिस इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमारे पास एज इट इज डिस्प्ले हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेटर लगा हुआ है, इंसर्शन ऑपरेटर लगा हुआ है। इंसर्शन का मतलब ये है कि कुछ इंसर्ट करवा रहा है। क्या इंसर्ट करवा रहा है? ए इज अ वेरिएबल, क्योंकि डबल कोट्स में नहीं है, उसके अंदर जो वैल्यू हमारे पास शुरू में पड़ी हुई है दैट इज 3, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 3 आपको शो कर देगा।